अवंतिका नगरी से दूर घने जंगल के किनारे एक छोटा सा मकान था। उसी मकान में विरंजन नाम का आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। विरंजन पेशे से एक चोर था। उसने अब तक अनगिनत चोरियां की थीं, लेकिन उसकी चालाकी और भेस बदलने की कला ने उसे कभी पकड़ा नहीं जाने दिया। उसकी माँ ने कभी उसे चोरी करने के लिए नहीं रोका, वह खुद उसे चोरी करने के लिए उकसाती थी। विरंजन दीवारें फांदने, ऊंचाई पर चढ़ने और हर तरह का भेस धरने में निपुण था। यही कारण था कि वो आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन की बात है, विरंजन ने अपना भेस बदला और नगर के बीचों बीच बने एक लालची नाई की दुकान पर पहुंचा। जैसे ही नाई ने देखा कि उसके सामने एक बेहद अमीर दिखने वाला आदमी आया है, वह मन ही मन सोचने लगा, आज तो मोटा मुर्गा फंसा है, इसकी खूब आव भगत करनी चाहिए। पधारिए हुजूर, पधारिए। आपकी दुकान पर आने से तो मेरा सौभाग्य खुल गया। आइए आइए, बैठिए, आपका दिल से स्वागत है। दुकान पर नाई के साथ उसकी 6 से 7 साल की बेटी भी थी। नाई ने विरंजन से कहा, हाँ बताइए हुजूर, क्या सेवा की जाए आपकी, बताइए। मुझे हजामत करवानी है और बाल और नाखून कटवाने हैं। हाँ हाँ श्रीमान, आप बैठिए तो सही, पधारिए तो सही, बैठिए बैठिए। नाई मन ही मन में बहुत खुश था और सोच रहा था, हाँ अवश्य ही ये आदमी मुझे मेरे काम के लिए मुंह मांगे पैसे देगा। जब नाई ने अपना काम खत्म कर दिया तो विरंजन कहने लगा, मजा आ गया, आनंद आ गया। अरे वाह भाई, वाह वाह, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। अरे तुम्हें तो इसका खास इनाम मिलना चाहिए। रुको रुको, मेरी तय है कि मैं अपनी अशर्फियों की थैली अपने घर पे ही भूल आया हूँ। हाँ, एक काम करो भाई, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। अरे कोई बात नहीं हुजूर, जैसा आप कहें। और फिर नाई ने अपने बेटी से कहा, हाँ बेटा, तुम इस सेठ जी के साथ चले जाओ, ठीक है। विरंजन उस छोटे बच्चे को लेकर शहर के दूसरे छोर पर स्थित एक कपड़े के दुकान में गया। वो कपड़े के दुकानदार से कहने लगा, हाँ सेठ जी, मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है। बहुत अच्छी किस्म का, उम्दा किस्म का कपड़ा होना चाहिए, दिखाइए। मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखाऊंगा, आप उनमें से पसंद कर लीजिएगा। चोर ने चुन चुन कर महंगे कपड़े पसंद कर लिए और फिर कहने लगा, हाँ ये रहा, ये वाला भी। हाँ ये हो गए सारे कपड़े। हाँ तो सेठ जी, मैं ये सारे के सारे कपड़े खरीदना चाहता हूँ। रुकिए, बताइए कितना हो गया। अरे मैं रुपए तो लेकर आया ही नहीं, मेरी थैली तो घर छूट गई। हाँ एक काम कीजिए सेठ जी, आप इन सब कपड़ों की गठरी बना दीजिए, मैं कपड़े ले जाता हूँ। और उस छोटे बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ ये मेरी बेटी है सेठ जी, ये तब तक आपके पास ही रहेगी, ठीक है ना? अरे साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी देखभाल करूंगा, ठीक है? चलो बेटा, आ जाओ। विरंजन ने कीमती कपड़ों की वो गठरी उठाई और दुकान से चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो वो गठरी उसने अपने माँ को दे दी और कहने लगा, माँ ये सब तुम्हारे लिए है, लो। शाबाश बेटा, शाबाश, आज तो तुम बहुत बड़ा हाथ मार कर लाए हो। हाँ तो माँ, अब तुम नगर में जाके पता करो कि इस चोरी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। उधर कपड़े के दुकान में सेठ सोच रहा था, बहुत समय हो गया, वो ससुरा व्यक्ति अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, शायद पैसों की बात उसके दिमाग से उतर गया होगा। सेठ ने नाई के छोटी बेटी से कहा, ए बेटा, चलो जरा, मुझे अपने पिता के पास तो ले चलो, देखें तो सही है, कहाँ है वो, कहीं तुम्हें भुला तो नहीं गए? चलो बेटा चलो। नाई का बेटी उसे नाई के दुकान पर ले आई। नाई को देखकर वो कहने लगा, अरे ये कौन है? अरे ये आदमी तुम्हारा पिता नहीं है बेटा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं इसका पिता नहीं हूँ? नाई ने अपने बेटी से पूछा, ये कौन है बेटा? ये तुम किसके साथ आ गई?
अरे तुम उस आदमी के साथ इनाम लेने गई थी, इनाम लाई हो। अरे अरे, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो भाई? और फिर उन दोनों को ये समझने में देर न लगी कि वो धोखे का शिकार हो चुके हैं। उस आदमी ने उन दोनों के आंखों में धूल झोंक दिया है। अरे अरे, चलो साहब, अब तो हो गया, लुट गए हम दोनों। चलो, हमें राजा जी के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। चलो। नाई और कपड़े का व्यापारी दोनों महाराज के दरबार में पहुंच गए। नाई महाराज से कहने लगा, हुजूर, महाराज की जय हो। हुजूर, उस आदमी ने हम दोनों को बहुत ही बढ़िया बुद्धू बना दिया। और फिर दोनों ने सारी बात विस्तार से महाराज को बता दी। उस समय दरबार में एक घोड़े का व्यापारी, जो राजा को घोड़े बेचने के लिए आया था, वहाँ पर मौजूद था। वो महाराज से कहने लगा, महाराज, एक चोर को कभी न कभी घोड़ों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ये धूर्त जो भी है वो मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे धर दबोचूंगा। बड़ा आया, अरे उसे जंजीरों में पकड़कर आपके सामने हाजिर करूंगा। अगले दिन ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि महाराज उस चोर को पकड़ना चाहते हैं। 2 दिन के बाद नगर की एक नर्तकी महाराज के सामने हाजिर हुई और कहने लगी, महाराज, आप निश्चिंत रहे। चोर को जब अचानक पैसे मिलता है तो वो जरूर उसे नाच गाने देखने में उड़ता है। वो चोर जब भी मेरा नाच देखने के लिए आएगा, मैं उसको रिंझा कर अपने बस में कर लूंगी और फिर उसको आपके सामने हाजिर कर दूंगी। और जब विरंजन की माँ नगर से वापस लौटी तो उसने अपने बेटे को सारा हाल के सुनाया। सावधान रहना बेटा, एक घोड़े का व्यापारी और एक नाचने वाली तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हैं। अरे घबराओ मत माँ, इन दोनों को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। बड़े आए मुझे पकड़ने वाले, अरे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भी याद रखेंगे किससे पाला पड़ा था। उसी शाम जब नगर के बाहर घोड़ों का व्यापारी अपने खेमे के पास आराम कर रहा था तो विरंजन अपना भेष बदलकर उसके सामने जा पहुंचा। ये आदमी अवश्य ही शहर का कोई नामी गिरामी सेठ होगा। व्यापारी को ये बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि उसका पाला विरंजन चोर से पड़ा है। प्रणाम श्रीमान, प्रणाम। आप कौन हैं और आपने यहाँ पे पड़ाव क्यों डाला हुआ है? अरे हुजूर, मैं तो घोड़ों का व्यापारी हूँ और परदेशी हूँ। हाँ, तो ठीक है, आप मेरे साथ चलकर रहिए। आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। अरे नहीं नहीं सरकार, आप कष्ट क्यों करते हैं? अरे आप हमारे मेहमान हो, मेहमान। चलिए चलिए। और फिर विरंजन उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। असल में विरंजन उसे उस नर्तकी के पास ले चला जिसने विरंजन को पकड़ने का वायदा किया था। नर्तकी अपने महल की छत से उन दोनों को देख रही थी। जब उसने 2 धनवान लोगों को अपने घर में आते देखा तो मन ही मन वो बहुत ही प्रसन्न हुई। नर्तकी न तो पहले घोड़े के व्यापारी को देखा था और न ही चोर को। वो आगे बढ़कर उन दोनों का स्वागत करती है। विरंजन फौरन उसे एक दूसरे कमरे में ले गया और बड़ी ही धीमी आवाज में उससे कहने लगा, हाँ सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरा मित्र है, बहुत खास मित्र है और ये बहुत ही पैसे वाला है। ये तुम्हारा नाच देखना चाहता है, परंतु अरे हुजूर, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, कुछ देर आराम कर लीजिए। मैं उन्हें इस घर का सबसे अच्छा कमरा दूंगी। और फिर वो नर्तकी घोड़े के व्यापारी को अपने साथ ले चली। नर्तकी ने व्यापारी को उसका कमरा दिखा दिया और फिर वापस आई और विरंजन से कहने लगी, आप क्या यहाँ पर नहीं रुकेंगे? अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। असल बात ये है कि मैं एक सुनार हूँ और अभी मुझे राजमहल में जाना है जहाँ पर मुझे महारानी जी के लिए आभूषण तैयार करने हैं। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? तभी विरंजन की नजर नर्तकी के पहने हुए आभूषणों पर पड़ी। वो कहने लगा, अच्छा, अरे देवी जी,
आपके आभूषण तो बहुत ही पुराने और मैले मतलब गंदे से मालूम पड़ते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इन आभूषणों को धोकर चमका दूंगा। अरे ऐसा बना दूंगा जैसे बिल्कुल अभी अभी नए बने हों। और आपसे इस काम के लिए कोई पैसे भी नहीं लूंगा। बताइए, कर दूं? बेचारी नर्तकी उसकी बातों में आ गई और उसने अपने आभूषण एक पोटली में बांधे। श्रीमान, मेरे आभूषणों को इस तरह से चमकाइएगा कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। अरे ऐसा चमकाएंगे कि देखने वाले की क्या, आपकी खुद की भी आंखें चौंधिया जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए देवी जी, निश्चिंत रहिए। और फिर ये कहकर विरंजन ने गहनों की वो पोटली अपने पास रखी और उसके घर से वापस चल दिया। लेकिन वहां से जाने से पहले विरंजन व्यापारी के कमरे में गया तो व्यापारी ने उसका बड़ा ही आभार किया। उसको लगा कि तो ये विरंजन का ही घर है। व्यापारी कहने लगा, वाह वाह, आपने मुझे कितना आलीशान कमरा दिया है श्रीमान। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी। मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखेगी। और हाँ, अभी मुझे आपसे एक काम है। मुझे राजमहल तक जाने के लिए एक बढ़िया वाला तेज घोड़ा चाहिए। वो दे दीजिए आप। अरे ये भी कोई कहने की बात है। आप मेरा घोड़ा ले लीजिए श्रीमान। वो इस देश भर का सबसे तेज घोड़ा है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसे देखते हुए तो ये तो कुछ भी नहीं है। ले लीजिए आप। और फिर इस तरह से वो दोनों जो चोर को पकड़ने के लिए चले थे, वे स्वयं चोर की चाल का शिकार हो गए। विरंजन ने व्यापारी का घोड़ा लिया और वहां से चला गया। घर पहुंचकर विरंजन ने जेबर और घोड़ा अपनी माँ को भेंट किया। हाँ तो माँ, ये उस नर्तकी के जेबर हैं और उस व्यापारी का ये रहा घोड़ा, और ये सब तुम्हारे लिए है माँ। वाह मेरे बेटे वाह, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। हाँ तो माँ, कल सुबह ही तुम नगर में जाकर मालूम करना कि इस बारे में लोगों में क्या चर्चा हो रही है, तब मजा आएगा। इसी बीच व्यापारी और नर्तकी दोनों को ही ये पता चल चुका था कि वो चोर के द्वारा ठगे गए हैं। वो दोनों राजा के पास पहुँचे और फिर उन दोनों ने महाराज को सारी बात विस्तार से बता दी। महाराज ने उसी समय कोतवाल को बुलाया और कहा, ओ ये चोर तो बड़ा ही दुस्साहसी हो गया है। हम इस चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें 5 दिन का समय देते हैं। जाओ। ठीक है महाराज, अब वो बदमाश मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पहले की तरह से ही विरंजन को अपनी माँ से ये बात मालूम हुई। विरंजन की माँ कहने लगी, बेटा जरा चौकन्ने रहना। नगर के कोतवाल ने तुम्हें पकड़ने की कसम खा रखी है। अरे तो तुम चिंता मत ही करो माँ, कोतवाल को भी ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। बड़ा। उसी शाम को विरंजन ने अपना भेष बदला और एक जुए के अड्डे पर जा पहुंचा। उसे मालूम था कि नगर का कोतवाल उस जुए के अड्डे पर अक्सर आता जाता रहता है। जब विरंजन जुए के अड्डे के अंदर दाखिल हुआ तो कोतवाल वहां पर पहले से ही मौजूद था और वो जुआ खेल रहा था। विरंजन उसके नजदीक गया और कहने लगा, लोग कहते हैं कि आप यहाँ के सबसे कुशल खिलाड़ी हैं। तो हुजूर, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? मैं कभी खेल से पीछे नहीं हटता, लेकिन तुम्हें पहले से ही बता दूं कि मैं बहुत ऊंचा खेल खेलता हूँ। विरंजन असल में एक बहुत ही पहुंचा हुआ जुआरी था, इसलिए कोतवाल को अपना सारा धन हारते हुए देर न लगी। हारने के बाद कोतवाल चिढ़ कहने लगा, अरे तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, किंतु अभी मैं हारा नहीं हूँ। मेरे पास ये अंगूठी है, ये देखो। विरंजन मन ही मन में सोचने लगा। हाँ, वही तो मुझे चाहिए। और फिर उसने कहा, तो फिर देर किस बात की है हुजूर? लगाइए आखिरी दांव, अपनी अंगूठी को लगाइए। देखते हैं आपकी किस्मत साथ देती है कि नहीं। और बदकिस्मत कोतवाल अपनी अंगूठी भी हार गया। तभी एक सिपाही वहां पर आया और उसने कोतवाल से कहा,
कोतवाल साहब, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। कोतवाल उसी समय उठकर राजमहल की ओर चल दिया, जबकि कोतवाल की अंगूठी लेकर जुए के अड्डे से बाहर आ गया। विरंजन फौरन कोतवाल के घर जा पहुंचा और उसके पत्नी से मिला। वो कहने लगा, देवी जी नमस्कार, एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ। देखिए, आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? ऐसे कैसे हो गया? हाँ, देखिए, जल्द ही राजा के सिपाही उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं सभी मूल्यवान वस्तु उनके आने से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। बस इसलिए मैं भागा भागा आपके पास आया हूं। जल्दी कीजिए। परंतु मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। तब विरंजन ने कोतवाल से जीती हुई अंगूठी उसकी पत्नी को दिखाते हुए कहा, शायद ये अंगूठी जो उन्होंने मुझे दी थी, इसे देखकर आपको विश्वास हो जाए कि वो मुझसे मिले थे और उन्होंने निशानी के तौर पर ये मुझे दिया भी है कि इसे रखूं और बाकी का सामान आपके घर से उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दूं। अरे हाँ, ये तो उन्हीं की अंगूठी है। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। कोतवाल की पत्नी को अब विरंजन पर पूरा विश्वास हो गया। वो कहने लगी, तुम ये सारा सामान लेकर कैसे जाओगे? अरे, मैं एक बड़े बोरे में भर लूंगा। आप तो निश्चिंत रहो, आप बस सामान निकालो। कुछ देर बाद एक बड़ा सा बोरा पीठ पर लादकर चोर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। कोतवाल की पत्नी ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। देवी जी, पता नहीं कब सिपाही आ जाएं। मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, ये तो मेरा सौभाग्य था। और फिर चोर वहां से चला गया। वो घर पहुंचा और बोरा अपने माँ के चरणों में रख दिया। माँ, नगर के कोतवाल की ओर से ये रहा उपहार, देखो तो। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, किंतु अब तुम और ज्यादा जोखिम मत उठाओ। उधर जब नगर का कोतवाल अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, आपको देखकर मुझे चैन की सांस आई स्वामी। किसने आपकी जमानत दी? हाँ, अरे ये क्या कह रही हो तुम? अरे आप ये तो बताइए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया था? अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ बताने का कष्ट करोगी? आपका मित्र आया था और हमारी सारी संपत्ति लेकर चला गया। मित्र? संपत्ति? अरे जरा समझाने का कष्ट करो कि सारा का सारा मामला क्या है। उलझाओ नहीं, स्पष्ट बताओ। जब कोतवाल की पत्नी ने सारी घटनाओं को विस्तार से सुनाई तो कोतवाल का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा। पत्नी कहने लगी, अरे कौन था वो आदमी? आप कुछ बताते क्यों नहीं कि कौन था वो? अरे वो तो वही चोर था। क्या कहा आपने? वो चोर जिसे पकड़ने की आपने कसम खाई थी। जब राजा को पता लगा कि चोर कोतवाल को मूर्ख बनाकर उसे ही लूट कर ले गया तो राजा कोतवाल पर बहुत ही क्रोधित हुआ। क्रोध में वो कोतवाल से कहने लगा, अरे तुम्हें उस चोर को पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद उस चोर का शिकार बन बैठे। मेरे चारों तरफ मूर्खों का जमघट है। जब तक हम स्वयं इस मामले को हाथ में न ले, वो धूर्त चोर कभी हाथ नहीं आएगा। तुम लोगों के बस का नहीं है ये। जल्दी ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजा खुद चोर को खोजने के लिए निकलेंगे। चोर की माँ ने अपने बेटे को खबरदार करते हुए कहा, बेटा, होशियारी से काम लेना। हमारे राजा जी बेवकूफ नहीं है। हाँ माँ, ये तो जल्द ही पता लग जाएगा। कुछ दिनों के बाद विरंजन ने एक मालिश करने वाले का रूप धारण किया और राज दरबार के दरवाजे पर जा पहुंचा। वो पहरेदार से कहने लगा, मालिश मालिश मालिश, मैं मालिश करने का उस्ताद हूँ उस्ताद, और मैं अपने महाराज की सेवा करना चाहता हूँ। मालिश मालिश मालिश। हाँ हाँ, ठीक है, तुम जा सकते हो, जाओ।
जब विरंजन को राजा के सामने पेश किया गया तो महाराज ने कहा, तुम बड़े मौके पर आए हो मालिश वाले। मैं इधर कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही घुड़सवारी कर रहा हूं और उस खतरनाक चोर की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है। इसी चक्कर में हमारे जोड़ों में दर्द है। कोई बात नहीं महाराज, यदि आप आराम से लेट जाएं तो मैं आपकी ऐसी मालिश करूंगा कि थकान के साथ सारा दर्द दूर हो जाएगा। महाराज ने अपना आभूषण उतारा और बिस्तर पर लेट गए। विरंजन ने अपने हाथों से महाराज की ऐसी मालिश की कि कुछ ही पलों में महाराज नींद के आगोश में चले गए। विरंजन ने राजा के आभूषण और उनका मुकुट उठाया, उन्हें एक झोले में लपेटकर खिड़की के रास्ते बाहर खिसक गया। कुछ देर के बाद जब राजा की आंखें खुली तो वहां पर न तो मालिश करने वाला था, न राजा के आभूषण और न ही उनका राज मुकुट। राजा समझ गए कि चोर उनको मूर्ख बना चुका है। अरे मूर्खों, नालायकों, तुम सब क्या कर रहे हो? उस चोर को ढूंढो जल्दी से। किंतु विरंजन अब तक महल से बहुत दूर जा चुका था। जब वो अपने घर पर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम तो सचमुच सबसे बड़े चोर हो। तुमने तो महाराज को भी लूट लिया। और फिर कुछ दिनों तक विरंजन ने कोई चोरी नहीं की। एक दिन जब वो गांव में घूम रहा था तभी उसने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो सोचने लगा, हाँ, आज बहुत शुभ दिन है। देखता हूँ कि यहाँ पर मौजूद लोगों में सबसे धनी कौन है। जैसे ही विरंजन भीड़ में शामिल हुआ तो उसने देखा कि एक मुनि वहां पर उपदेश दे रहे थे। उनका उपदेश सुनकर विरंजन मन में सोचने लगा, कैसी विनम्र वाणी है, कैसे शांतिदायक वचन है इनके। वाह वाह। मुनि के प्रवचनों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि विरंजन स्वयं को भूलकर मंत्र मुक्त होकर उनका वचन सुनने लगा। मुनि ने कहा, भाइयों, हमें अपने आचरण से किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि जीवन के सुखों पर तुम्हारा अधिकार है तो दूसरों का भी उतना ही अधिकार है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और की संपत्ति को ना चुराओ। तुम्हें दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे प्रति करें। विरंजन सोचने लगा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मेरा तो धंधा ही चोरी का है। मेरी माँ कहती है कि चोरी करना ही तो मेरा कर्तव्य है। मुनि आगे कहने लगे, जिससे तुम्हें पीड़ा पहुंचती है उससे दूसरों को भी कष्ट होता है। इधर विरंजन, जिसने आज तक कभी अपने कर्मों और कर्मों के परिणामों के बारे में नहीं सोचा था, अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वो मन ही मन में सोचने लगा, मैंने आज तक जितने भी इंसानों के घर में चोरी की है वो सब भी तो मेरी ही तरह इंसान थे। उनकी भी भावनाएं थी। उन सब ने भी मुझ पर विश्वास किया और मैंने क्या किया? मैंने उन्हें धोखा दिया। विरंजन अपनी अंतरात्मा के आवाज से जूझ रहा था कि तभी मुनि का प्रवचन समाप्त हो गया। भीड़ तितर बितर हो गई। वो दौड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ा और फिर बड़े ही नम्रता से उसने मुनि को अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। मुनि महाराज, आपके शब्दों ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया, किंतु मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिछले पाप धुल जाएं? यदि तुम्हें वास्तव में पश्चाताप है तो बेटा तुम वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। अगले दिन वही मुनि राजमहल में भी प्रवचन देने के लिए आए थे। स्वयं महाराज उनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन सुनने के बाद महाराज ने कहा, मुनि, आप हमारे राज्य के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से एक चोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। उसी की वजह से हमारा मन अशांत रहता है।
तभी मुनि ने अपने साथ आए हुए चोर विरंजन की तरफ इशारा किया। महाराज, ये रहा वो आदमी जिसने आपके मन को अशांत कर रखा है। यह देखकर महाराज हैरान रह गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत इसे गिरफ्तार करो, पकड़ो इसे। विरंजन महाराज से कहने लगा, महाराज, आप मुझे जो भी दंड देंगे वो स्वीकार है। मैं और मेरी माँ वो सभी सामान लेकर आए हैं जो मैंने कभी चुराया था। आप इस सामान को इसके असली मालिकों तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण किया है और तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। साथ ही मुनि महाराज ने इस काम में मध्यस्थता की है। ठीक है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। विरंजन, तुम्हारे नए जीवन के लिए हम तुम्हें शुभ कामनाएं देते हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो, मुनि महाराज की भी जय हो। महाराज की जय हो, मुनि महाराज की भी जय हो। और फिर उस दिन के बाद से विरंजन और उसकी माँ ने अपना बाकी जीवन बड़े ही शालीनता और पवित्रता के साथ बिताया।